हेलो गाइस, कैसे हैं। आज हम जो शुरू करेंगे वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। उसका नाम है संधारित्र, या इसको कहते हैं कैपेसिटर। एक तरीके से एक चैप्टर ही मान के चलो, लेकिन उससे पहले धारिता किसे कहते हैं। धारिता का सबसे पहले हम बात जो करेंगे वो बात करेंगे धारिता की। कैपेसिटी यानी धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। क्या धारण करना है, हम वैद्युत का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो धारण करना है हमको आवेश। कौन धारण करेगा? पदार्थ धारण करेगा। देखिए, पदार्थ को हमने बेसिकली 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। पहला हमारा जो है वो है चालक, जिसको हम कहते हैं कंडक्टर। चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिसमें आसानी से विद्युत का प्रवाह हो सकता है, उसे हम चालक कहते हैं। जैसे हो गया सोना, चांदी, निकेल, एल्युमिनियम, आयरन इत्यादि। दूसरी जो कैटेगरी हमारी आती है वो है आपका अर्धचालक। जिनकी चालकता चालकों से तो कम हो जाती है। और जो तीसरी कैटेगरी आती है अचालक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिसके अंदर किसी भी प्रकार का विद्युत क्षेत्र या स्रोत द्वारा वोल्टेज लगाने से विद्युत का या धारा का प्रवाह ना हो, वो कहलाते हैं अचालक। और इनके बीच की कैटेगरी को, जिसमें ना तो वो पूरी तरह चालक होते हैं ना वो अचालक होते हैं, उनको कहते हैं अर्धचालक। मेनली इसमें दिया जाता है जर्मेनियम Ge और Si मतलब सिलिकॉन कहते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है आपका अचालक। प्लास्टिक हो गई, लकड़ी हो गई, पेपर हो गया, वैक्स हो गया। लेकिन ये अचालक इतने बढ़िया पदार्थ होते हैं, इसमें भले खुद ये इलेक्ट्रिक का प्रभाव ना दिखाएं, लेकिन जब इनको वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो इनके ऊपर आवेश प्रेरित होकर के उस वैद्युत क्षेत्र की टोटल प्रॉपर्टी को बदल देता है। अब आप खुद देखिए, खुद कुछ नहीं कर सकते, खुद नहीं है इनके बस की कि भाई ये अपने अंदर विद्युत का प्रवाह कर ले। हमने ये एक पेन लिया, पेन में यहां पॉजिटिव लगाया, नेगेटिव लगाया, हम ये सोच रहे हैं कि भाई धारा प्रवाहित हो, लेकिन नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर क्योंकि धारा को प्रवाहित होने के लिए खेल होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, और इसके अंदर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन हमने इस प्लास्टिक के चूरे को या प्लास्टिक के पेन को किसी ऐसे स्थान पर रख दिया जहां वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र में रखते ही उसने किस तरीके से उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बदल दी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदल गई, और तीव्रता बदलने से एक नई वैल्यू भी बदल जाएगी, वो भी आगे जिक्र करेंगे। तो देखिए यहां पर जैसे हमने पेपर कह दिया, लकड़ी कह दी, मोम कह दिया, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम अचालक की कैटेगरी में हम ले सकते हैं। अब हम जो बात मेन कर रहे थे वो मेन है बात धारिता की। धारिता की बात जब हम कहते हैं धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। किसी वस्तु के आवेश को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं, उस वस्तु की धारिता कहते हैं। जब आवेश
ग्रहण किया, उसने उसकी क्षमता के आधार पर किया, तो उसका नाम होगा वैद्युत धारिता। अब आप कॉमन सी बात देखिए कि हमें पता है कि V बराबर होता है 1/4πε0 Q/R। Q/R। अब परिवर्तन काय में होगा? देखिए इसके अंदर जो वस्तु लिया जाएगा, चाहे वो बेलन के आकार का हो, चाहे वो गोले के आकार का हो, किसी भी अन्य आकार का हो, किसी भी आकार का हो सकता है, तो उसका जो साइज होता है वो फिक्स होता है। आर क्या बताता है यहां आर बताता है उसके साइज को। जो भी वस्तु ली जाएगी, आर यानी साइज उसके आकार को बताएगा। आर मतलब आकार या साइज, ये फिक्स हो गया, ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा। V समानुपाती Q कह सकते हैं या Q समानुपाती V कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु को जितना ज्यादा आवेश दिया जाएगा उतना ही उसके विभव में वृद्धि होगी या उसके विभव में परिवर्तन होगा। तो हमने क्या किया कि इस नए टॉपिक के आधार पर हमने जो कांस्टेंट का यूज किया है 1/4πε0 R, इसकी जगह हमने एक नए कांस्टेंट का यूज कर लिया जिसका नाम हमने दिया C, और हमने C को कहा C बराबर कहा Q/V। अब देखिए किसी भी वस्तु की जो धारिता होती है वो एक फिक्स क्वांटिटी है। ये पेन है, पेन के अंदर केवल एक ही रिफिल आ सकता है और एक ही इसमें ट्यूब पड़ सकती है, तो इसकी कैपेसिटी फिक्स है। Q की वैल्यू बदलेगी, साथ में V की वैल्यू बदलेगी, दोनों का अनुपात, दोनों के रेशो समान होगी, लेकिन C की वैल्यू में कोई तनिक भर भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए C को कहते हैं चालक की वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर C होती है। अब इसके C की वो देखिए यूनिट, देखिए यूनिट क्या होगी। C ये हो गया कूलम प्रति वोल्ट, मात्रक हो गया कूलम प्रति वोल्ट। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब कूलम प्रति वोल्ट, अब हमने क्या किया, तो अब हम इसको और दूसरे नाम से जानते हैं या कहते हैं फैराड। फैराड, इसको फैराड के नाम से जानते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए हर चीज के लिए एक कॉम्पैक्ट यूनिट दी गई है। कॉम्पैक्ट यूनिट का मतलब है कि एक नाम से दी गई है। जैसे कूलम प्रति वोल्ट को हमने फैराड कहा। फैराड इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ए कैपेसिटर। इज इट क्लियर? तो फैराड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो धारिता संधारित्र के नियम का प्रतिपादन किया, उसके बारे में बताया, इसलिए कूलम प्रति वोल्ट का नाम फैराड दे दिया गया। अब हम जो इसके अंदर बात करने जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि हम कहते हैं कि डिफाइन 1 फैराड। एक फैराड को डिफाइन करना, कैसे करना है, हमारे पास सूत्र है इतना। कहते हैं कि यदि Q बराबर 1 कूलम, V बराबर 1 वोल्ट, तो C बराबर 1 फैराड। क्या परिभाषा होनी चाहिए कि Q यानी 0 था आवेश, अब हमने उसका आवेश कितना दे दिया, 1 कूलम कर दिया। अब इसके बाद जब आवेश ही नहीं था तो वोल्टेज नहीं थी। 1 कूलम का आवेश जितनी वोल्टेज कितनी बढ़ गई, 1 वोल्ट हो गई। तो क्या कहेंगे कि यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो, तो उस चालक की धारिता
1 फैरड कहलाती है। आई एम टेलिंग यू द डेफिनेशन राइट हियर। लिखिए आप लोग, मैं परिभाषा बता रहा हूं आपको। इट इज नॉट टू मच डिफिकल्ट राइट हियर। यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो उस चालक की धारिता 1 फैरड कहलाती है। कभी कभी विमा आ जाती है। विमा हालांकि 11th की होती है, लेकिन विमा आसानी से निकाली जा सकती है, क्योंकि हमें क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, मतलब बड़े से छोटे की तरफ हमको चलना है। जब हमें बड़ा मालूम करना है तो पहले हमें छोटा मालूम करना पड़ेगा। तो उससे पहले क्या करेंगे कि विमा निकालने के लिए विमा में सूत्र होता है Q बराबर IT। ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा है। I यानी धारा, A और समय T, AT हो गया इसके विमा। अब आते हैं, बात करते हैं V की। ये होता है W/Q। W होता है कार्य, mL2 T-2 डिवाइड बाई AT। तो क्या विमा हो जाएगी इसकी? mL2 T-3 A-1। तो देन C की विमा क्या होगी? देखिए Q यानी AT, इसकी होगी mL2 T-3 A-1। देन यू कैन राइट M ऊपर जाएगा, M-1 L-2 T⁴ A⁴। इस तरीके से हम C की विमा को कैलकुलेट कर सकते हैं। चेक इट आउट। अब बात करते हैं कि विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित को इंग्लिश में कहते हैं आइसोलेटेड मीन्स पृथककृत, जिसका किसी से कोई संबंध ना हो, जो दुनिया से परे हो, ना मां से मतलब, ना बाप से मतलब, ना भाई से, ना बहन से, अकेला रहे, वो होता आइसोलेटेड। जैसे आजकल कोरोना में क्वारंटाइन कर दिया गया, ना मेरे से मतलब, ना तेरे से मतलब, पड़ा रहे अकेला। क्वारंटाइन का मतलब क्या था? पृथक्करण, अलग कर देना। तो ऐसा कौन सा चालक होता है? कोई सा भी नहीं होता, ध्यान रखो। और थ्योरेटिकली देखिए कि यहां पर एक हमने गोलीय चालक लिया, इसको हमने स्टैंड पे खड़ा कर दिया। बाहर का मीडियम एयर या वैक्यूम है या निर्वात है। क्या किया? इसको पॉजिटिव आवेश दे दिया, केंद्र O है, त्रिज्या R है। जहां डेरिवेशन के अंदर आपको स्टेप्स की आवश्यकता होती है, थ्योरी का काम केवल चित्र का डिस्क्रिप्शन बताना होता है, चित्र के बारे में बताना होता है। इट इज नथिंग मोर, सो मोर important is what is important is the derivation, the steps। तो सबसे पहली बात, जब हमने आवेश दे दिया, चालक है तो
आवेश कहां जाएगा? आवेश केवल पृष्ठ पर रहता है, अंदर आवेश 0 होता है क्योंकि आवेश खोखला है, खोखले में आवेश नहीं रहता है। तो क्या होगा कि इसके पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव की वजह से बाहर की ओर निकलना प्रारंभ हो जाएंगी, जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी या 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, लंबवत होंगी। अब समस्या ये आती है कि ये जो आवेश जब पृष्ठ पर समान वितरित हो गया तो पृष्ठ बन गया समविभव पृष्ठ, और समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, और अंदर भी वह आवेश ना होने से और समविभव पृष्ठ के होने से जो विभवांतर होता है वो शून्य होता है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होती है। अब हम देखते हैं आवेशित विलगित गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 Q/r। आवेश कहाँ है? दूरी जो भी नापी जानी है वो केंद्र से नापी जानी है, केंद्र O से नापी जानी है, चाहे पृष्ठ के अंदर हो, पृष्ठ के ऊपर हो, पृष्ठ के बाहर हो, कहीं भी हो, दूरी हमेशा गोले के केस में नापी जानी है, केंद्र से नापी जानी है। तो इसलिए आवेश कहाँ है? पृष्ठ पर है, इसलिए दूरी हो गई 0 से लेकर के r तक, r दूरी हो गई। अब चूंकि हमें क्या कहते हैं, माना चालक की धारिता बराबर c, और तो आपको पता है c बराबर होता है Q/V के बराबर। Q V का मान रखिए, V का मान रखेंगे तो जो चूंकि बटे में है तो उल्टा हो जाएगा, 4πε0 r बटे Q। Q से Q कैंसिल हो गया, क्या बचा? C बराबर 4πε0 r बचा। ये बात हो गई जबकि माध्यम हमारा कैसा हो, वायु हो या निर्वात हो। अब हम बात करते हैं कि यदि माध्यम अन्य है, अन्य से मतलब अदर देन एयर और वैक्यूम, वायु या निर्वात से अलावा कोई अगर अन्य माध्यम है तो हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, Cm बराबर 4πε0 r, और एप्सिलॉन की जगह रखेंगे 4πε0 k r Cm। और देखिए ध्यान दीजिए कि 4πε0 r मान है C का, तो हम लिखते हैं Cm बराबर k C। और यहां k क्या है? k को हम कहते हैं परावैद्युतांक। मैंने आपको बताया कि परावैद्युतांक क्या होता है, एक नियतांक होता है जो कि संबंधित होता है अचालक पदार्थ से। अचालक पदार्थ प्रॉपर्टी बदल देता है, खुद नहीं कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, खुद उसमें चालन नहीं करता है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की या वैद्युत की प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। उस चेंज किससे करेगा? जिस कांस्टेंट से करेगा उसका नाम होगा परावैद्युतांक। k की वैल्यू 1 फॉर एयर और वैक्यूम और A = 81 वाटर के लिए। इसके अलावा कोई अन्य माध्यम अगर आपको दे रखा हो तो हमें वो दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक सूत्र देखिए यहां आया ये वाला, और एक सूत्र हमारा ये आया Cm बराबर Kc। तो इस तरीके से हमने विलगित गोलीय चालक की धारिता को कैलकुलेट किया। अब हम जो बात करते हैं इसके अंदर ऊर्जा की,
चालक के अंदर ऊर्जा, और यही टॉपिक हमारा 2 टॉपिक में काम करेगा। वेयर इज डस्टर? एक ही टॉपिक हमारा 2 टॉपिक में काम करेगा। जब हम धारिता की बात हम कर रहे हैं, हम संधारित्र की बात करेंगे, तो दोनों में ही हमारा एक ही टॉपिक कार्य करेगा। तो सबसे पहले देखिए, चालक में संचित स्थितिज ऊर्जा। बहुत छोटी सी बात है कि आपको पता है कि Q इज इक्वल टू होता है CV के। Q इज इक्वल टू होता है CV के। अब मान के चलते हैं, माना किसी क्षण V विभवांतर पर चालक को dq आवेश देने में किया गया कार्य dw हो, तो ये कॉमन सी बात है कि किसी क्षण जब हम चेक कर रहे हैं, हो सकता है वोल्टेज में परिवर्तन होता है, तो हम क्या मान के चलते हैं कि हमारे पास में हमने dq आवेश दिया, तो जब हम कुछ भी करेंगे, आवेश देंगे, तो उसके अंदर कार्य करना होगा, क्योंकि कोई भी ऊर्जा हो, वैद्युत ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, सबका बेसिक प्रिंसिपल कार्य होता है। अब आप यहां ध्यान दीजिए कि हमने dq आवेश दिया, dw कार्य किया, और जिस टाइम हमने आवेश दिया उस क्षण हमारा विभवांतर था v। तो परिभाषा क्या कहती है? विभवांतर की परिभाषा कहती है v बराबर कहता है dw अपॉन dq। तो dw बराबर हो जाएगा v dq के बराबर। अब आप इसमें से v का मान रख सकते हैं। v का मान इससे क्या निकालेंगे? v बराबर q अपॉन c, नीचे लेके जाएंगे तो dw बराबर हो जाएगा q अपॉन c dq। अब हमें क्या करना है? हमें कार्य निकालना है, कुल कार्य निकालना है 0 से लेकर के q आवेश तक देने में। तो w क्या होगा? 1 अपॉन c बाहर, 0 टू q dq। क्योंकि इंटीग्रल करने का जो पर्पस होता है वो होता है छोटे छोटे हिस्सों को इकट्ठा करके बड़ा हिस्सा बना देना। पहले सूक्ष्म कार्य था, dw था, अब टोटल कार्य कितना हो गया? w हो गया, क्योंकि पहले तो केवल आवेश dq दिया गया था, अब आवेश को बढ़ाना है 0 से लेकर के q तक। यानी इनिशियल प्रॉपर्टी, इनिशियल वैल्यू 0 है, जहां से चलना है, q वो मान है जहां तक पहुंचना है, तो इसे इनिशियल से फाइनल तक चलना है, q dq। अब इसमें आगे चलते हैं, इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल का मतलब समाकलन, समाकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो प्रॉपर्टी है w बराबर 1 अपॉन c q 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, बाबा बताया गया है 1 अपॉन c, इसको 2 बाहर निकाल लें, q स्क्वायर 0 टू q 1 अपॉन 2c q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो w बराबर हो गया हाफ q स्क्वायर अपॉन c। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा, यह कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो u बराबर हो गया हाफ q स्क्वायर अपॉन c। एक फॉर्मूला तो हमारा ये आ गया, u बराबर हाफ q स्क्वायर अपॉन c। अब इसके ही अलग अलग 2 फॉर्मूले और लेके चलने हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, केवल वैल्यूज को चेंज करना है। क्या चेंज करेंगे भाई? चेंज ये करना है। अब आपको पता है कि सूत्र है आपका u बराबर हाफ q स्क्वायर अपॉन c, और हम जानते हैं चूंकि q बराबर होता है cv के, तो u बराबर हो गया हाफ c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c, c कैंसिल हो गया, 1/2 cv स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला लिया।
ये u का फॉर्मूला q और c के रूप में आया, ये u का फॉर्मूला c और v के रूप में आया। एक अन्य फॉर्मूला और निकाल लेते हैं, c बराबर हो गया q अपॉन v के, मान रखिए u बराबर हाफ q अपॉन v इंटू वी स्क्वायर, v से v कैंसिल हो गया तो u बराबर हो गया हाफ qv। इस तरीके से हमारे तीन फॉर्मूले आए, क्या क्या है, u बराबर हाफ qv हाफ cv स्क्वायर हाफ q स्क्वायर अपॉन c, ये हमारे तीन फॉर्मूले आए। जैसी भी वैल्यूज आपको दे रखी हो, जिस तरीके की वैल्यूज दे रखी हो, उस तरीके का फॉर्मूला आप छांटिए, चॉइस लीजिए, चूज करिए और उसमें वैल्यूज रखिए और आपका निश्चित रूप से परफेक्टली 100% आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, तो कैलकुलेशन आप लोग अपने आधार पर करें। माय वर्क इज टू हाउ टू कैलकुलेट एंड हाउ टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, किस तरीके से वैल्यूज रखते हैं, कि माय मोटिव इज नॉट टू कैलकुलेट द कंप्लीट कैलकुलेशन ऑफ ए न्यूमेरिकल। मेरा पर्पस नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल की टोटल कैलकुलेशन देना, इट्स योर वर्क, आपका काम है। तो मेरा काम है कि किस तरीके से वैल्यूज रखी जाती हैं, किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, तरीका बताना है, तो आपका काम है। तो इट्स ए मैनुअल मिस्टेक हो जाती है, किसी से मिस्टेक हो जाती है, मैं भी इवन एक इंसान हूं, तो मिस्टेक हो जाती है। आप लोग ध्यान दीजिए, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता है टॉपिक कंप्लीट होने पे आता है, आप लोग कंप्लीट करिए, मेरी हेल्प करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो निश्चित रूप से रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, बहुत सुंदर रिजल्ट आएगा, टिकाऊ रिजल्ट आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।